नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं, आज पुनः नए चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। नए चैप्टर में देखते हैं, आज है वेदांग। वेदांग है और दूसरा टॉपिक है स्मृतियाँ। ठीक है ना। तो वेदांग के संबंध में देखते हैं कि वेदांग क्या है ना। तो वेदांग का शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का अंग, है ना। तो वेदांग जो है यह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था आपको कि वेदांग क्या है। यह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वेदांग की जो रचना है यह कब की गई थी? उत्तर वैदिक काल में की गई थी, है ना। वेदांग की रचना जो है उत्तर वैदिक काल में की गई थी। वेदांग का जो मुख्य विषय है यह है कि जिसके द्वारा किसी वस्तु को समझने में सहायता मिलती हो, है ना। ये कह रहे हैं जिसके द्वारा किसी वस्तु को समझने में सहायता मिलती हो उसे क्या कहेंगे? वेदांग कहते हैं। तो कह रहा है किस वस्तु की सहायता मिलती हो समझने की, तो वह कह रहा है कि जैसे वेदों के ज्ञान हो, है ना, वेदों के ज्ञान हो एवं रहस्य हो, है ना। तो यह वेदों के ज्ञान एवं रहस्य को सरल रूप प्रदान करता है। क्या? वेदांग, है ना। ये कह रहा है कि यह वेदों के ज्ञान को और वेदों के रहस्य को सरलतम रूप में प्रस्तुत करता है ना। वही वेदांग है। यानी कि यह भी कह सकते हैं कि जिसके द्वारा किसी वस्तु को समझने में सहायता मिलती हो उसे हम वेदांग कहेंगे। ठीक है ना। दोनों बातें इस पर लागू होती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। यह शाब्दिक अर्थ है वेदांग का। ठीक है ना। जो संख्या है वेदांग की वह है, पूर्व की कक्षाओं में आप पढ़ते भी आ रहे हैं। कितनी है संख्या? इसकी 6 है। यानी वेदांग जो है 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिष है। यानी वेदांग 6 हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, आपके परीक्षाओं में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग है या नहीं है। ठीक है ना। तो वेदांग कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, यह वेदांग है। चलिए आगे देखते हैं कि स्मृतियाँ। तो मुख्य रूप से स्मृतियों का जो जन्म हुआ वह सूत्र काल के बाद हुआ है। ठीक है ना। और खासकर स्मृतियों को ही हम धर्मशास्त्र के नाम से जानते हैं, है ना। स्मृतियों को ही हम धर्मशास्त्र के नाम से जानते हैं। स्मृतियाँ जो हैं एक तरह से मनुष्य के जीवन काल के संबंध में उसके विधि विधान या उसकी क्रियाकलाप के विषय में जानकारी देती है। ठीक है ना। जो स्मृतियाँ हैं, है ना, तो स्मृतियाँ जो लिखी जाती हैं, ठीक है ना, वह मुख्य रूप से मनुष्य के पूरे जीवन काल में उसके क्रियाकलाप हों, है ना, उसके विधि विधान हों, उसकी जानकारी आपको स्मृतियों से मिलती है ना। यह तो शाब्दिक अर्थ है। तो मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल के संबंध में यदि जानकारी मिलती है तो वो स्मृतियों से मिलती है ना। शासक रहे हैं, उनका क्रियाकलाप कैसा रहा है, ठीक है, और किन किन परिस्थितियों में शासन किया है, तो उनकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति कैसी रही है ना। यह सभी जानकारी हमको स्मृतियों से मिलती है। तो प्राचीन इतिहास जानने के स्रोतों में स्मृतियों का बहुत बड़ा स्थान है ना। तो स्मृतियाँ जो हैं यह खासकर मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल से संबंधित उनके क्रियाकलाप, उनके विधि विधान के संबंध में जानकारी हमको किससे मिलती है? स्मृतियों से मिलती है। सबसे जो प्राचीन स्मृति है
है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे प्राचीन जो स्मृति है उसे क्या कहेंगे, याज्ञवल्क्य की स्मृति, है ना। याज्ञवल्क्य की स्मृति जो है सबसे प्राचीन स्मृति है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। जो प्रमुख स्मृतिकार हैं जिन्होंने टीका लिखा स्मृति पर या स्मृति पर भाष्य लिखा, तो प्रमुख स्मृतिकार के जो नाम हैं उस समय तो देखते हैं, नारद हैं, ठीक है ना। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नारद हैं यानी प्रमुख स्मृतिकार, पराशर हैं, बृहस्पति हैं, है ना, कात्यायन हैं, गौतम हैं, है ना, संवर्त हैं, हारित हैं, है ना, अंगिरा हैं। यह सभी जो है प्रमुख स्मृतिकार हैं। आदि भी हैं, कई लोग हैं। तो यह प्रमुख स्मृतिकार हैं। इनका जो कार्यकाल रहा है खासकर 100 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी, है ना, 100 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी के मध्य यह सभी स्मृतिकार थे, ठीक है ना। एक बार पुनः दोहरा देता हूँ कि प्रमुख स्मृतिकार कौन कौन हैं। नारद हैं, पराशर हैं, बृहस्पति हैं, कात्यायन हैं, गौतम हैं, संवर्त हैं, हारित हैं, अंगिरा। यह प्रमुख स्मृतिकार हैं। इसमें से मुख्य रूप से देखेंगे तो इसमें जो नारद स्मृति है ना, जो ये नारद स्मृति है, यह खासकर गुप्त वंश की जानकारी देती है ना। नारद स्मृति से आपको गुप्त वंश के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी आपको नारद स्मृति से मिलती है। तो गुप्त वंश की जानकारी आपको नारद स्मृति से मिलती है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो हमने बताया कि सबसे प्राचीन स्मृति जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति है। उसके बाद देखिए मनुस्मृति, बहुत चर्चित, बहुत लोकप्रिय मनुस्मृति, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मनुस्मृति की जो रचना की गई है वह 200 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईस्वी के मध्य की गई है, ठीक है ना। मनुस्मृति की जो रचना की गई है 200 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईस्वी के मध्य इसकी रचना की गई है। जो मनुस्मृति है तो मनुस्मृति जो है तत्कालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक व्यवस्थाओं का वर्णन करती है या जानकारी देती है, ठीक है ना। मनुस्मृति से आपको क्या जानकारी मिलती है, तत्कालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्थाओं की जानकारी आपको प्राप्त होती है। आगे देखते हैं कि जो मनुस्मृति के टीकाकार हैं, है ना, मनुस्मृति के जो टीकाकार हैं जिन्होंने मनुस्मृति पर टीका लिखा था वह कौन कौन है, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन है, मेघातिथि, है ना, भारुची, कुल्लूक भट्ट, पूरा नाम है इनका कुल्लूक भट्ट, और गोविंदराज, है ना, गोविंदराज। यह प्रमुख टीकाकार हैं किसके, मनुस्मृति के टीकाकार हैं। एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, मेघातिथि, भारुची, कुल्लूक भट्ट और गोविंदराज। आगे देखते हैं जो याज्ञवल्क्य स्मृति के याज्ञवल्क्य स्मृति पर जिन्होंने भाष्य लिखा है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति पर जिन्होंने भाष्य लिखा है विश्वरूप हैं, ठीक है ना, अपरार्क हैं और विज्ञानेश्वर, है ना। 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य लिखा है। तो यह छोटा सा ही चैप्टर है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। यह जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह मेरी मनोधारणा रहती है कि जो भी टॉपिक मैं आपको बताऊं उसमें से परीक्षा में निकलने वाले प्रश्न कौन कौन से, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी जो बातें हैं, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो वेदांग हैं उनकी संख्या 6 है, यह प्रश्न आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और कौन सा वेदांग 6 वेदांगों में है या नहीं है, यह प्रश्न जरूर से आता है, ठीक है ना। तो इसको 6 जो वेदांग है इसका नाम आपको याद करना बहुत ज़रूरी होगा। यह वेदांग से आने वाला एक प्रश्न इससे आ जाता है। आगे स्मृतियाँ जो हैं, स्मृतियों से संबंधित जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, सबसे प्राचीन स्मृति पूछता है याज्ञवल्क्य की स्मृति, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद जो है प्रमुख स्मृतिकार पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन कौन प्रमुख स्मृतिकार हैं, तो उसमें इनका नाम जो आपने बताया कि यह आपको याद करना जरूरी होगा, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं मनुस्मृति के विषय में भी जानकारी रखना चाहिए आपको। इससे भी प्रश्न आ जाता है कि मनुस्मृति का विषय क्या है या मनुस्मृति में क्या उल्लेख किया गया है, तो तत्कालीन भारत की सामाजिक राजनीतिक धार्मिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। स्मृति, हाँ, मनुस्मृति के टीकाकार, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के टीकाकार नहीं हैं या हैं, तो यह आपको जानना जरूरी होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, ये पूछ देता है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख भाष्यकार कौन हैं या कौन याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य लिखे थे कौन कौन, तो उसके नाम भी आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो इस प्रकार ये छोटा सा ही टॉपिक है परंतु बहुत ही गूढ़ है और मुझे विश्वास होगा कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, जिससे मुझे पता चले कि जो टीचिंग मेरी है ये आपको बताने पढ़ाने के जो जरिया है वो अच्छा है कि नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।